हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के डिस्कशन के बारे में है। इसी के अंतर्गत इससे पहले वाले वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है किसी आवश्यक कण के कारण, या उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं, उनकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उस आवेशित कण पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक डेनमार्क एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आवेशित कण पर लगने वाले बल का न्यूमेरिकल फॉर्म यानी गणितीय रूप क्या होगा वो हमें प्रदान किया। उनके अनुसार किसी विद्युत आवेश या किसी बिंदु आवेश स्मॉल q को किसी विद्युत क्षेत्र कैपिटल E या और चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर एक बल आरोपित होता है। उस बल का परिमाण जो होता है वो इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है, जिसके अनुसार यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। फर्स्ट जो है डेफिनेशन, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ v वेलोसिटी, v वेग के साथ गतिमान कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में गति करता है, तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है। द फोर्स चार्ज ऑन पार्टिकल इज नॉन एज लॉरेंज फोर्स। तो वो बल लॉरेंज फोर्स कहलाता है या लॉरेंज बल कहलाता है, जिसका गणितीय रूप दिया था एफ क्यू ब्रैकेट के अंदर ई वेक्टर वैल्यू है प्लस वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे दो डिनोट कर रखे हैं। क्यू कैपिटल ई का जो प्रोडक्ट है वो है फोर्स की वैल्यू, और वो भी किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और दूसरा क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसकी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना अप्लाइड होगा उसके लिए क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फोर्स टोटल जो आएगा वो इक्वलेंट आएगा F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। अब ये एफ ई और एफ एम क्या है, तो यहाँ पे हमने देखा जो एफ ई है वो है क्यू ई के इक्वलेंट, ठीक है। और दूसरा एफ एम जो है वो किसके इक्वलेंट है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा के। तो ये इसके इक्वलेंट है और ये हम इसको इक्वलेंट करते हैं। ये दो फॉर्मूला आ गया और इन दोनों की वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे, ठीक है। तो वही इसके साथ दे रखा है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन दे रखी है ये वाला फॉर्मूला, ये इसका जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है जिसके अंदर दोनों की वैल्यू ऐड करके उसको डिनोट कर रखा है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है उसके साथ में कि ये एक्चुअल में क्या वर्क करता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो लॉरेंज ने ये कार्य किया कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना ईजी करवा दिया। दूसरा इसी के अंदर जो दे रखा है यहाँ पे अपन एक डिनोट कर रहे हैं, जो एफ एम करके अपन लिख रहे हैं, ये वाला जो साइन एफ एम जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा जो है वो उस कोण का मान है जो कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच में बना हुआ है। अब इसकी वैल्यू तीन अलग अलग कंडीशन उसने अप्लाइड की है। पहली कंडीशन जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है, थीटा की वैल्यू जीरो होने पर क्या होगा, द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ही पैरेलल समांतर वो गति करेगा। इन दिस केस चार्ज पार्टिकल डजेंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑन दैट, तो मूव विदाउट एनी इफेक्ट, और किसी इफेक्ट के बिना वो गति करेगा, उसमें कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। थीटा का जब ज़ीरो होता है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये भी तो ज़ीरो होगा।
तो जब इसके ऊपर 0 की वैल्यू आ जाएगी, यानी एंगल 0 है, तो वहाँ पे एफ एम जो है यानी फोर्स जो है ये कितना लगेगा, 0। तो पहली कंडीशन थीटा 0 होने पर फोर्स भी 0। ओके, सेकेंड कंडीशन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 के इक्वलेंट हो जाए तो साइन 90 कितना होता है, इक्वलेंट होता है 1 के। तो इसका मतलब when theta is equal to 90 the charge will contain to move in a circle। तो जो चार्ज होगा, आवेशित कण होगा, वो किस पथ में गति करेगा, एक सर्कुलर पथ पर गति करेगा। और दूसरा, उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, तो एफ एम इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब इन तीनों की क्वांटिटी पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन जो है, जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के मिडल ऑफ या उसके बीच में रहती है, तो क्या होगा, देर इज स्टिल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, तब भी एक फोर्स अप्लाइड होगा। हाउएवर इज नॉट इनफ टू फोर्स चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर मैनर, इतना फोर्स नहीं होगा कि उसको सर्कुलर मूवमेंट करवा सके, लेकिन दस फॉलो अ हेलिकल मूवमेंट। हेलिकल मूवमेंट यानी कि गति तो करेगा लेकिन सर्कुलर पाथ वो क्रिएट नहीं करेगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी, जो फोर्स 90 पे अप्लाइड होता है उससे कम होगा। यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, एक चीज़ नोट करना, F0 अगर मैं लिखूँ M के अंदर, मैग्नेटिक के अंदर, तो वो थोड़ा सा, इसमें तीन कंडीशन आएगी। F0 यानी 0 डिग्री पे, वो उससे ज़्यादा क्या होगा, F जो 0 से 90 के बीच में है वो, और तीसरा F90। पहली वाली कंडीशन जब 0 डिग्री है तब फोर्स लगेगा लेकिन बहुत कम, दूसरी में जब 0 से 90 के बीच में है तब फोर्स अप्लाइड होगा लेकिन 0 से ज़्यादा वाले में, और तीसरा जब 90 डिग्री है साइन थीटा तो वहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा, ये वाला जो फोर्स है वहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन इसमें दे रखी है। अब लॉरेंस ने ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया, कैसे उसने जो है ये सूत्र निकाला, उसके लिए एक फॉर्मूला उसने, एक थ्योरी उसने यूज़ ली जो हम पढ़ते हैं, राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्चुअल में है क्या ये। राइट हैंड थंब रूल ये है कि जिसके अनुसार सबसे पहले मैं इसको अच्छे से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें हो जाएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। राइट हैंड थंब रूल है जिसके अनुसार ये डायरेक्शन है करंट की, ये वाली जो, ठीक है। तो करंट क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंट कर रहा है, और उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर सर्कुलर मूवमेंट जो हो रही है ये हो रही है मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन या मैग्नेटिज्म की जो डायरेक्शन वो। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम राइट हैंड के थंब को अगर इंडिकेट करें, जो राइट हैंड का थंब है वो ऊपर के डायरेक्शन में करंट को शो करता है, यानी ऊपर के डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट करती है, ओके। थंब जब वर्टिकल ऊपर की हो तो फिंगर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगी, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ओके। और जब थंब नीचे की ओर डाउनवर्ड के अंदर हो तो जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। जैसे हम इसमें समझ भी सकते हैं ये ऊपर की ओर है तो इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस टाइप से। और अगर इसी को मैं डिनोट करूं इस टाइप से डाउनवर्ड, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे मूवमेंट करेगी, ये सारा जो। तो ये राइट हैंड थंब रूल है जिसके हेल्प से लॉरेंज ने जो है इसको अच्छे से डिनोट किया कि हम कैसे इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे इस फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वहाँ से निकल सकती है कि हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसी के अंतर्गत आता है, जैसे हमने पिछली बार भी एक पढ़ा था, 2 यूनिट पढ़े थे, उसमें से कैपिटल बी जो है उसका यूनिट लिखा था आपने टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। यहाँ पे अगर मैं सपोज करो एक डेफिनेशन बनाऊँ कि F इज इक्वल टू एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी भी होता है मैक्सिमम, साइन 90 ही मान रहा हूँ इसलिए साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं सपोज करूँ
इसको 1 कैलकुलेट कर लो, 1 यूनिट, ये v इक्वल टू हो जाए, ये भी इसको 1 यूनिट कैलकुलेट कर लो, और b इज इक्वल टू इसको भी 1 कैलकुलेट कर लो। यानी इन तीनों की जो वैल्यू है q, v और b, इसको मैं 1 यूनिट लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, 1n, n मतलब न्यूटन। तो फोर्स कितना अप्लाइड होगा, 1 न्यूटन, जब तीनों क्वांटिटी 1 यूनिट ली जाती है। यानी कि 1 यूनिट आवेश है, 1 यूनिट है उसमें जो उसका वेग है, और 1 यूनिट ही मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू 1n हमारे पास आएगी, और इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, टेस्ला की मैंने वैल्यू बताई थी पिछली बार, आपने ध्यान दिया होगा। टेस्ला की जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलाम, कैपिटल C से लिखते हैं, और दूसरा मीटर। ये टेस्ला की यूनिट होती है। टेस्ला की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलाम मीटर, ये होता है टेस्ला, और जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए काम आता है। यहाँ पे हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं इसमें, तो बी जब भी लिखेंगे उसका जो फॉर्मेशन होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है, और इसी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो तीनों कण हैं या तीनों जो क्वांटिटी हैं, यानी कि Q, V और B, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती है। तीनों एक दूसरे पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर धनात्मक आवेश पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स प्लस में आएगा, और दूसरा ऋणात्मक पे जो फोर्स लगेगा वो माइनस में आएगा। यानी कि प्लस वाले पे फोर्स कितना आएगा, प्लस एफ आएगा, ठीक है, और माइनस वाले पे माइनस एफ आएगा। यानी कि दोनों आपस में विपरीत होंगे। विपरीत होने का कारण क्या है, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्यू, वी और बी, क्यू, वी और बी आपस में निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट हैं, और डिपेंडेंट होने के कारण ही प्लस क्यू एफ जो प्लस आवेश पे प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा प्लस एफ, और माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा माइनस एफ। तो इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो है हमने एक यहाँ पे एक लिखा है V क्रॉस B। V क्रॉस B का मतलब क्या होता है, सदिश गुणनफल है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस बल को, यानी कि जो बल इस पर अप्लाइड हो रहा है उसको अपने अनुसार शून्य कर सकता है। यानी कि हम जब साइन की वैल्यू 0 रखेंगे, दोनों को एक दूसरे को पैरेलल मोमेंट करवाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल को शून्य कर सकता है, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के सदिश गुणनफल है। इसके अलावा तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, V इज इक्वल टू 0, जब आवेश गतिमान नहीं है। जब कोई आवेश गतिमान नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल भी 0 हो जाएगा। एफ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, जो फॉर्मूले में रखने पर वैसे भी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल गतिमान आवेश ही बल का अनुमान करता है। यानी कि जो गतिशील होगा उसी पे बल अप्लाइड होगा, और जो स्थिर होगा, अगतिशील होगा, उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो ये दोनों जो है ये डिपेंडेंट करते हैं अपने ऊपर, इसके वेग के ऊपर, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है उसी से इसके एप्लीकेशन जो है ये अलग अलग कंडीशन उसी को सेटिस्फाई करता है। तो एफ एम जो है वो क्यू, वी, बी, इन तीनों पे डिपेंडेंट होता है, और इन्हीं के साथ में इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि V 0 तो ये 0 पूरा, और इसके अलावा जो B और Q है ये आवेश और उसके चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा होती है, ये तीनों इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अपन जो बात करते हैं कि जो फ्लक्स वाली कंडीशन भी आती है, फ्लक्स जो होता है वो भी चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि जो समतल है उसमें से कितनी नंबर ऑफ जो
मैग्नेटिक लाइन्स हैं वो पास आउट होगी, और जितनी लाइन्स ज़्यादा पास आउट होगी वहाँ पे जो घनत्व होगा वो भी ज़्यादा होगा। और इसी के साथ में हम अगले टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।